हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल कल वाली वीडियो में हम लोगों ने किया हुआ था संप्रेषण की अवधारणा, प्रकृति एवं प्रक्रिया से क्वेश्चन आंसर। और आज हम लोग करने वाले हैं संप्रेषण के प्रकार से क्वेश्चन। तो ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, मतलब उसी के लिए है ही। अगर आप जो है होम साइंस से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो उसके लिए भी जो है ये महत्वपूर्ण है। या तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम कर दे रहे हैं उसमें संप्रेषण आ रहा है तो ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए है मध्यस्थता संप्रेषण, ऑप्शन बी है मध्यस्थता पारस्परिक संप्रेषण, ऑप्शन सी है मध्यस्थता जन संप्रेषण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मध्यस्थता संप्रेषण, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको बता दें कि इंट्रापर्सनल जो होता है वह स्वयं से होता है, मतलब किसी किसी एक के द्वारा, अपने द्वारा या फिर निजी तरीके से होता है, उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं संप्रेषण। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है। तो अपने विचार, अपनी भावनाएं अपने से लिख रहे हैं या तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यह इंट्रापर्सनल हो गया। और इसी में आता है एक इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कब होता है, किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच जब संप्रेषण होता है तो उसे इंटरपर्सनल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है। इंटरनेट पर जब बातचीत करते हैं तो वह संप्रेषण का कौन सा रूप है। तो ऑप्शन ए है मौखिक संप्रेषण, बी है गैर मौखिक संप्रेषण, सी है समानांतर संप्रेषण, डी है चर्चा संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर है समानांतर संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक संप्रेषण केवल तब होता है, इंटरपर्सनल पूछ रहा है, ऊपर इंट्रापर्सनल पूछा था, इधर अब इंटरपर्सनल पूछ रहा है। तो पारस्परिक संप्रेषण केवल तब होता है जब, ऑप्शन ए है एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, बी है एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हों, ऑप्शन सी है केवल मित्र एक दूसरे के साथ बात कर रहे हों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जब एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है। गैर मौखिक संदेश मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसे गैर मौखिक संदेश कहते हैं। तो ऑप्शन ए है इनके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जाता है, यह जोड़ तोड़ का प्रयास करता है इसलिए इसकी अवहेलना करनी चाहिए, ऑप्शन सी है यह प्रायः संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं, ऑप्शन डी है एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मतलब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सहायता है करता है किसमें, स्वयं के बारे में जानने में, दूसरों की सोच के बारे में पता लगाने में, सी सामान्य जनता के साथ संवाद करने में, ऑप्शन डी है एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता बनने में। तो इसका राइट आंसर है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्वयं के बारे में जानने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में संप्रेषण होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है संगठनात्मक संप्रेषण, बी है पारस्परिक संप्रेषण, सी है अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण, डी है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता है, ए महत्वपूर्ण होती है, बी संप्रेषण में बाधा होती है, सी अप्रभावी होती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। ऑप्शन ये है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को, बी पारस्परिक संप्रेषण को, सी समूह संप्रेषण को, डी सामूहिक संप्रेषण को। तो इसका राइट आंसर है समूह संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण पब्लिक कम्युनिकेशन संरचना के अंतर्गत होती है। जटिल संरचना,
राजनैतिक संरचना, सुविधाजनक संरचना या फिर औपचारिक संरचना। तो इसका राइट आंसर है औपचारिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? भाषण देना, टेलीफोन पर बातचीत करना, गीत गाना, हाथ मिलाना। तो गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है हाथ मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? अंतःव्यक्तिक संप्रेषण, छोटे समूह संप्रेषण, आमने सामने का सार्वजनिक संप्रेषण, डी मीडिया जैसे कि सेल फोन और त्वरित मैसेंजर। दो छोटे समूह संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता मीडिएटेड संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? ऑप्शन ए है आलोचना, बी है खंडित प्रतिपुष्टि, सी है निष्क्रिय प्रतिपुष्टि, डी है गैर अनुरूप। तो आलोचना इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है? समूह संप्रेषण, लक्षित दर्शकों के आमने सामने संप्रेषण, द्व्यादिक संप्रेषण और या फिर पारस्परिक संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर है द्व्यादिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? सांस्कृतिक संदर्भ पर, शारीरिक संदर्भ पर, शोर के स्तर पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में बदलने पर। तो इसका राइट आंसर है गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जाता है? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूछ रहा है कि किस तरह का जो है संप्रेषण है। एक तरफा मौखिक, दो तरफा मौखिक, एक तरफा गैर मौखिक, दो तरफा गैर मौखिक। तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वह दो तरफा मौखिक संप्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है समय स्थानांतरण, बी सामग्री संदर्भ, सी यांत्रिक स्पष्टता, डी मीडिया तुल्यकालन। तो इसका राइट आंसर है समय स्थानांतरण। यह क्वेश्चन 2005 का है। नेक्स्ट है, एक कूट लेखन संदेश की चार शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। चार शर्तें जो है प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान और चौथा बताना है कि क्या करता है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली, बी संदेश प्राप्तकर्ता का ज्ञान, सी संदेश प्रेषक की आय, डी पर्यावरण मुद्दे। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण वृत्तीय होता है जब, कब होता है वृत्तीय संप्रेषण? ऑप्शन ए है कूटवाचक डिकोडर एक कूट लेखक इनकोडर हो जाता है, बी प्रतिपुष्टि नहीं हो पाती है, सी स्रोत विश्वसनीय हो, डी चैनल स्पष्ट हो। तो इसका राइट आंसर है कूटवाचक एक कूट लेखन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया जाता है? तो जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रचार, ऑप्शन ए है प्रसार, ऑप्शन बी है प्रचार, ऑप्शन सी है निगरानी, ऑप्शन डी है परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है निगरानी, सर्विलांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए है यह अपरिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, बी हमारे लिए शारीरिक भाषा के बारे में जानकारी रखना ज़्यादा आसान है, सी यह वक्ता की भावनाओं या तनाव या उत्तेजना आदि से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन डी है इसके लिए मौके पर ही सोच की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है यह अपरिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेटा संप्रेषण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? पहनावे का इच्छानुरूप चुनाव, शब्दों का इच्छानुरूप चुनाव, शब्दों और पहनावे का अज्ञानकृत चुनाव, डी शब्दों का अज्ञानकृत चुनाव। तो मेटा संप्रेषण किस पहलू से संबंधित है? तो पहनावे का इच्छानुरूप चुनाव। अब ये इसमें से कुछ थोड़ा जो है फैक्ट्स भी है उसको भी जान लेते हैं।
तो आइए देखते हैं काइनेसिक्स, मेटा संप्रेषण एवं पैरालिंग्विस्टिक, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या है। तो ये तीनों शब्द आपको बता दें कि ये तीनों शब्द गैर मौखिक संप्रेषण के विभिन्न आयाम हैं। ठीक है, अगर कभी आ सकता है कि काइनेसिक्स, मेटा संप्रेषण या पैरालिंग्विस्टिक, ये सब क्या है, तो गैर मौखिक संप्रेषण के आयाम हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेसिक्स के बारे में जानेंगे कि काइनेसिक्स यह गैर मौखिक या गैर शाब्दिक संप्रेषण का ही एक रूप माना जाता है। इसको संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब संप्रेषण होता है तो संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, संकेत बोली साइन लैंग्वेज, संभाषा पैरल लैंग्वेज, स्पर्श टच, नेत्र संपर्क आई कांटेक्ट। सरल भाषा में यह शरीर की भाषा की व्याख्या है। अगर पूछा जाए कि काइनेसिक्स क्या है, तो एक बार में हम लोग कह सकते हैं कि यह शरीर की भाषा की व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेहराबिया के अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि संप्रेषण में शब्दों का 7%, मतलब जब संप्रेषण हम लोग करते हैं तो संप्रेषण में शब्दों का 7%, स्वर के लहजे का 38% और हमारे शरीर की भाषा का 55% योगदान रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है, हमारे शरीर की भाषा का। ठीक है, 55% योगदान रहता है। और जो स्वर के लहजे का रोल रहता है वह 38% और शब्दों का 7%। तो इसी को क्या नियम दिया गया है, तो इसको हमने 7/38/55 नियम का नाम दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 वीएस बन जाते हैं। ये तीनों को मिला के क्या क्या बन जाता है, 3 वीएस, वर्बल, वोकल और विजुअल। ठीक है, इस प्रकार व्यवहारिक रूप से संप्रेषण मौखिक एवं गैर मौखिक संप्रेषण का एक मिश्रण है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेटा संप्रेषण क्या है। तो प्रायः हम जो कहते हैं और जो अर्थ गृहीता तक पहुंचता है उसमें कुछ अंतर रहता ही है। सही बात है। सभी अशाब्दिक संकेत जैसे बात कहने का लहजा, जो अशाब्दिक संकेत हैं यही है कि बात कहने का लहजा, चेहरे की अभिव्यक्ति आदि अर्थ को वांछित स्तर से अच्छे ढंग से भी पहुंचा सकते हैं और बुरे ढंग से भी पहुंचा सकते हैं। जो अशाब्दिक संकेत होते हैं तो कहने के लहजे में हम अपना टोन का क्या यूज करते हैं, चेहरे की अभिव्यक्ति किस टाइप की है आदि के अर्थ को वांछित स्तर से अच्छे ढंग से भी हम लोग पहुंचा सकते हैं और बुरे ढंग से भी पहुंचा सकते हैं। इस स्थिति को समझते हैं, उसी को मेटा संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति को समझने को ही मेटा संप्रेषण कहते हैं। यह संप्रेषण प्रक्रिया सतह के नीचे चलती है। यह संप्रेषण प्रक्रिया सतह के नीचे चलती है। मेटा शब्द को हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगों में भी एक उपसर्ग की तरह प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है एक अंतर्निहित परिभाषा का वितरण। ठीक है, अब पैरालिंग्विस्टिक देखेंगे। पैरालिंग्विस्टिक क्या है, तो यह संप्रेषण स्वर का और शब्द कैसे कहे गए हैं इस बात का अध्ययन है। ठीक है, पैरालिंग्विस्टिक मतलब जो संप्रेषण में जो स्वर और शब्द कैसे कहे गए हैं इस बात का अध्ययन करता है। ठीक है, जब आप अपना मुंह बात करने के लिए खोलते हैं, आप स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ कह जाते हैं जिनका अक्सर आपके कहे शब्दों से कुछ लेना देना नहीं होता है। पैरालिंग्विस्टिक संकेत आपके कहे वचनों के हर तत्व और अर्थों के भेद को वर्णित करता है। ठीक है, अब कुछ और भी शब्द हैं। अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित कुछ और शब्द निम्न रूप से वर्णित हैं, तो देखेंगे हम लोग। तो पहला है ऑकुलेसिक्स। ऑकुलेसिक्स क्या है, संप्रेषण में नेत्र और पलकों का प्रयोग करना। जब नेत्र और पलकों का प्रयोग करते हैं तो उसको ऑकुलेसिक्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रॉक्सेमिक्स। प्रॉक्सेमिक्स क्या है, स्थल का उपयोग। स्थल का जब उपयोग करते हैं कहीं पे भी संप्रेषण के लिए तो उसे प्रॉक्सेमिक्स कहा जाता है। उदाहरण से समझेंगे, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर बैठा हो तो इसका क्या अभिप्राय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब जब स्पर्श करना, जब स्पर्श से संप्रेषण करते हैं तो हैप्टिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिक्स।
ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, जब संप्रेषण में वस्तुओं आदि का प्रयोग करना। जब संप्रेषण में वस्तु आदि का प्रयोग करते हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है। किसी वस्तु की ओर इंगित करता है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है वह किसी वस्तु की ओर इंगित करता है। ऑप्शन मतलब 5वां है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या है, समय का प्रयोग। क्रोनेमिक्स में क्या होता है, जब हम समय का प्रयोग करते हैं तो वह क्रोनेमिक्स कहलाता है। उदाहरण के लिए किस समय क्या बात कहनी है आदि इसमें प्रयुक्त होता है। यूरोपियन या जापानी लोग भारतीय लोगों की तुलना में बहुत ही समयबद्ध होते हैं। यह भी एक प्रकार से संप्रेषण का ही भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्फैक्टिक्स। ऑल्फैक्टिक्स में क्या रहता है, गंध, महक आदि का प्रयोग। ऑल्फैक्टिक्स में गंध और महक आदि का प्रयोग करते हैं। यदि उदाहरण से देखेंगे कि यदि आप कोई इत्र खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई आप इत्र खरीदना चाहते हैं, तब उसकी सुगंध एक प्रकार से संदेश ही है। ठीक है, उसकी सुगंध एक प्रकार से संदेश ही है। इसका प्रभाव सुनने या देखने से भी ज़्यादा दीर्घकालिक होता है। कहते हैं ना कि हाँ ये इसका जो है महक बहुत अच्छा था, ये तो जब हमको ये महक कहीं से थोड़ा सा भी आता है तो हमें याद आ जाता है ये चीज़ें। तो ये भी एक संप्रेषण ही था। ठीक है, नेक्स्ट है गस्टोरिक्स। गस्टोरिक्स क्या होता है, तो स्वाद का प्रयोग जब करते हैं तो गस्टोरिक्स कहा जाता है। इसके द्वारा लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है भौतिक संप्रेषण, बी है रिशन, सी है शोर, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है रिशन। थैंक यू।